खबर उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे यूपी के अलीगढ़ की, जहां पैसों के लालच में शराब के सौदागरों का इतना हैवान बढ़ गया है कि पैसे की चमक से वो मौत और जिंदगी में फर्क महसूस करना ही भूल गए हैं। जहरीली शराब के कारण अब तक अलीगढ़ में 87 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इस दौरान जांच करने अलीगढ़ पहुंचे एडीजी ने अलीगढ़ का दौरा किया और मामले में फरार 2 आरोपियों पर 50,000 का इनाम भी घोषित कर दिया, जिसके बाद एसएसपी की टीम के द्वारा एक 50,000 के इनामी आरोपी विपिन को और उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोनलाइन पे हमारे संवाददाता मोहित गुप्ता जुड़ गए हैं। मोहित, मौत का आंकड़ा फिर बढ़ा। कल 84 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अब 87 लोगों की मौत हो चुकी है अलीगढ़ के अंदर शराब कांड को देखते हुए। एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, एक आरोपी जो अभी भी फरार है। कब तक गिरफ्तारी की आशंका जताई जा सकती है मोहित? देखिए, बिल्कुल सुरभि, मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ में जहरीली शराब का आंकड़ा बढ़कर अब 87 हो चुका है। अगर हम गिरफ्तार मुलजिमों की बात करें तो अब तक एसएसपी कलरन द्वारा 33 जो है अभी तब तक गिरफ्तार कर ली है, जिसमें एक 50,000 का इनामिया है। 50,000 से इनामिया से पूछताछ हुई, 2 अवैध फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया और अब 2 अवैध फैक्ट्रियों में काफी बड़ी मात्रा में मिश्रित शराब बनाने का जो सामान मिला और केमिकल वगैरह मिले। लेकिन सब बता दें कि प्रशासनिक तौर से भी कार्रवाई की गई है, जिसमें 18 ठेके निलंबित किए जाएगा। वहीं साथ ही साथ आबकारी अगर अधिकारियों की हम बात करें तो 7 आबकारी अधिकारी यानी कि आबकारी आयुक्त जो लखनऊ में कितने अधिकारियों का निलंबन हुआ है? कितने अधिकारियों की गिनती बताई आपने? देखिए, मैं अगर आबकारी अधिकारियों की बात कराऊं तो आबकारी अधिकारी अब तक 7 निलंबित हो चुके हैं। अगर मैं वहीं पुलिस की बात बताऊं तो एक सीओ गवाना करमबीर सिंह वो सस्पेंड हो चुके हैं। साथ ही साथ में 3 एसओ थे, जिसमें एसओ टप्पल, एसओ अकराबाद और एसओ लोधा को सस्पेंड किया है। और साथ ही साथ में 2 जो उप कर्मचारी थे, मतलब जो सब इंस्पेक्टर थे थाना पनेटी चौकी, जो अकराबाद चौकी के पनेटी है सिद्धार्थ कुमार, उनको भी सस्पेंड कर दिया और टप्पल के जो उप निरीक्षक है उनको भी सस्पेंड कर दिया है। और 8 जो सिपाही हैं, जो बीट सिपाही थे, जो लगातार जो पुलिस को बीट सिपाही माने तो जो पुलिस में सूचना देते थे, पुलिस के सिपाही थे 8, उनको भी एसएसपी कलानी द्वारा नैथानी द्वारा सस्पेंड कर दिया है। यानी कह सकते हैं एक साफ तौर से एक बड़ी कार्रवाई अलीगढ़ पुलिस के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। लेकिन बता दें कि योगी आदित्यनाथ लगातार इस खबर पर अपनी निगाह बनाए हुए हैं। जैसे ही जब 28 जहरीली शराब कांड का मामला सामने आया तो उन्होंने आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाने की बात कही थी। इसी को मद्देनजर रखते हुए ताबड़तोड़ टीमें जो है दबिश दे रही है। एसएसपी कलावन नैथानी द्वारा 6 टीम बना रही है, वो गैर राज्यों में भी लगातार दौरा करनी है, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि अभी जो 50,000 का इनामी है ऋषि कुमार, वो अभी तक फरार चल रहा है। हालांकि ऋषि कुमार की पत्नी को पुलिस ने जो अरेस्ट कर लिया है, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से एक और बड़ी मैं जानकारी बताऊं कि एक बड़ी कार्रवाई और की जाएगी, क्योंकि ऊपर साफ तौर से जो शासन से आदेश आया है कि इन जितने भी जो अवैध माफिया थे, जो शराब के धंधे से जुड़े हुए थे, इनकी संपत्ति को करने का आदेश ऊपर से आ चुका है। इसी के मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा अब जो जिनकी जो अवैध संपत्ति थी, जैसे जो अवैध इनके ठेके भी बने हुए थे, उन पर अब तोड़फोड़ की और कार्रवाई चालू की गई है। जेसीसी द्वारा जितने भी शराब माफिया थे उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई लगातार की जा रही है। हालांकि अभी कल इजलास में कार्रवाई की गई तो लोधा में की गई। अभी करंट की अगर मैं बताऊं तो लोधा में भी जो डीएम रंजीत को वो पहुंच गए हैं, क्योंकि शराब माफिया की जितनी भी संपत्ति है वो कुर्क होगी और कुर्क होने के बाद जिससे कि एक सबक मिले आगे से इतना बड़ा कांड न होना कि प्रदेश का पहला इतना बड़ा शराब कांड माना जा रहा है, जिसमें 87 लोगों की अब तक ऑफिशियल तौर से मौत हो चुकी है, जिनका पोस्टमार्टम हो रहा है। अगर सूत्रों की माने तो साफ तौर से ये भी कहा जा रहा है कि 10 ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बिना पोस्टमार्टम कराए अंतिम संस्कार भी कर दिया है। लेकिन और क्योंकि हम लोग जो है ऑथेंटिक पुष्टि की माने तो अभी तक 43 लोगों का पोस्टमार्टम हो चुका है, यानी कि जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या अब जो है 87 अब तक हो चुकी है। तो लगातार अब पुलिस लगातार अब दबिश दे रही है। अब देखने वाली बात यही होगी कि 50,000 का इनामी। बिल्कुल मोहित, कुछ ऐसे भी मौतें हुई है जिन्हें पुलिस प्रशासन संदिग्ध मान रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार करने से प्रशासन भी बच रहा है कि जो बाकी मौतें हुई हैं वो भी शराब पीने के कारण ही हुई होगी। मोहित, हमसे बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। जी मोहित, शुक्रिया आपका। पर गठित 6 टीमों द्वारा लगातार कार्रवाइयां जारी हैं। 4 दिन के अंदर 33 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
जिसमें 50,000 के इनामिया अपराधी विपिन यादव एवं 2 प्रमुख अन्य अपराधी अजय चौधरी और मुनीश शर्मा, इनको गिरफ्तार पहले ही किया जा चुका है तथा अब तक जो है 2 बड़ी फैक्ट्रियां जो हैं पुलिस द्वारा सील भी की गई और उसमें भारी बरामदगियां की गई हैं और ताबड़तोड़ कार्रवाइयां भी जारी हैं। इन 3 प्रमुख अपराधियों के अलावा 30 अपराधी भी गिरफ्तार किए गए हैं। देखिए, जो 28/5/2021 को अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड हुआ था, उसमें अभियुक्त थे दिखपाल पुत्र रोशन सिंह और नरेंद्र पुत्र दिखपाल। इनके बारे में यह जानकारी मिली कि इन्होंने राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की ज़मीन जो लोधा में है, इसके हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा करके ट्यूबवेल बना लिया था। आज हमने उस ट्यूबवेल को ध्वस्त करा दिया है। इसी प्रकार इस शराब कांड में जितने भी अभियुक्त हैं, उनके द्वारा जो भी अवैध संपत्ति अर्जित की गई है या जहां कहीं भी सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया है, हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं। तो खबर अमरोहा से, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार की तरफ से लिए गए लॉकडाउन के फैसले में कई लोगों का कामकाज पूरी तरीके से ठप हो गया। कोरोना की मार झेल रहे किसानों का भी हाल बेहाल है। किसानों द्वारा उगाई गई फसल का कहीं नहीं बिक पाने के कारण किसानों को काफी मात्रा में नुकसान भी उठाना पड़ा है। कल्याणपुर गांव में टमाटर की खेती करने वाले किसानों का माल दिल्ली नहीं पहुंचने से किसानों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा, जिसको लेकर किसान टमाटर को सड़कों पर फेंकने के लिए अब मजबूर है। सर, हमने 1.25 लाख रुपए की लागत लगा चुके हैं इसमें जी। 5,000 के टमाटर बेच चुके हैं। ये दूसरी तोड़ है हमारी। ये 160 से 170 रुपए तक का है। ये अपनी मर्जी से खरीदते हैं और जो बेकार है ये हमें खंती में फकेलना पड़ता है। 170 रुपए की क्रेट में जी, 3 रुपए किलो के आसपास जो आपका टमाटर जी है। जी। और ये बाकी टमाटर जैसे सड़कों पे फेंक रखा आपने, ये क्या मामला? ये सर, ये अब निकाल कर रहे हैं। ये कहीं नहीं बिक पाने का, ये यहीं जाता है। जब महंगा जाता है तो ये ले आते हैं, सस्ते में कोई नहीं पूछ पाता। हम आज टमाटर की खेती पर आए हुए और किसानों के पास आए हुए हैं कि किसान की आज हालत क्या है, किसान की क्या स्थिति है, किसान किस स्थिति से गुजर रहा है। मेरे साथ में यहाँ कुछ किसान मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? दीपक सिंह। दीपक जी, आप हमें बताएं कि आप टमाटर की खेती करते हैं। जी। तो टमाटर खेती में क्या इस वक्त स्थिति है, किस तरीके से उसमें चल रहा है? स्थिति तो इस समय सब जितनी भी सब्जियां हैं सभी की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस लॉकडाउन की वजह से जो लॉकडाउन लगा है, कहीं बाहर जा नहीं सकता था आदमी, नहीं माल ले जाके, ना ही वैसे किसी तरह से भी जा नहीं सकता था। इस वजह से सब्जी भी नहीं जा पा रही थी, तो इसी वजह से सब्जी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई लॉकडाउन की वजह से। अच्छा, टमाटर खेती में आपको कुछ इसमें बेनिफिट हो पा रहा है? खेती कर रहे हैं, बराबर इसकी पैदावार कर रहे हैं? इससे पहले जो लॉकडाउन, यानी कि इससे पहले जो था वो मिल जाता था, यानी कि अच्छा पैसा मिल जाता लोगों को। लेकिन इस समय जो लॉकडाउन की हालत की वजह से बहुत ज़्यादा गंभीर है कि समय लोग बेकार है बिल्कुल किसान। इस समय कितने समय से आप टमाटर की खेती करते हैं? यहाँ हम समथिंग में ऐसी 12-13 साल हो चुके हैं। जिस जब से मुझे होश हुआ है तो 12-13 साल से मेरे सामने। अब इसमें आपको क्या इसकी लागत मिल पा रही है जो आप इसमें लागत लगाते हैं? नहीं, जो इस समय जो माहौल चल रहा है तो इस समय तो लागत बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। समझ लो कि 20% भी लागत नहीं मिल पा रही है। तो देश में लॉकडाउन में बराबर लगा होता है, लेकिन आज से लॉकडाउन खुल गया है, तो आपकी फसल जो है बाहर जा पा रही थी नहीं? आज लॉकडाउन खुला है, देखो अब माल भरा जा रहा है, व्यापारी लोग आए हैं, अब देखो अब बाहर जाता है क्या, व्यापारी देते हैं क्या होता है, अब यही लोग बताएंगे। टमाटर आप जो फसल देते हैं तो दिल्ली मंडी देते हैं? मैं इसी समय अभी गाजियाबाद से आ रहा हूँ, टमाटर लेके गया था और सारा रात थोड़ा बहुत बिकता भी 150 रुपये गेट का, लेकिन रात बरसात होने के कारण वो नहीं बिक पाया, तो मैं बिना ऐसी माल छोड़ के वापस आ गया हूँ। तो आखिर किस तरीके से, जब आप बता रहे हैं कि आपको खेती में नुकसान होता है, आपकी लागत तक आपको वापस नहीं आ पाती है, तो किस तरीके से आपका परिवार चलता है? अरे मेहनत मजदूरी करने के रहता है लोग के 2-4 पैसे लगा के कम जाते हैं, लेकिन अब क्या करना, नहीं बिक पा रहा तो कुछ तो करना पड़ेगा। रूखी सूखी खा रहे हैं, जैसे भी टाइम काट रहे हैं लोग। और देखा आपने कि किस तरीके से किसान की दयनीय स्थिति है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में एक तरफ बात की जाती है किसान की आय दूनी हो गई, किसान खुशहाल है, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल की बात की जाए तो ग्राउंड लेवल पर किसान की क्या स्थिति है? किसान जो अपने खेत में फसल में लागत लगाता है, उसकी वो लागत तक वापस नहीं आ पा रही है। लोकमंच न्यूज़ के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट, अमरोहा। तो खबर बरेली से, जहां प्रधानी के चुनाव में हार मिलने से आहत होकर सुरेश ने आरोप लगाया है कि चुनाव में अपने ही परिवार का सहयोग न मिलने के कारण काफी रकम खर्च करने के बाद भी उन्हें हार का ही मुंह देखना पड़ा।
आहत होकर वो परिवार सहित मुस्लिम धर्म अपनाने पर अब तुल गए हैं, जिसके बाद खबर सोशल मीडिया और अखबारों में आते ही भाजपा के नगर अध्यक्ष श्याम रस्तोगी, रेलवे बोर्ड के सदस्य भुजेंद्र गंगवार व मिशन स्कूल के संचालक राकेश गंगवार ने गांव में पहुंचकर सुरेश को धर्म परिवर्तन नहीं करने पर समझाया। इन नेताओं की ओर से सुरेश एक निर्बल आवास और विकलांग पेंशन के साथ ही मनरेगा जॉब कार्ड बनवाने का भी आश्वासन दिया गया। तो खबर बुलंदशहर से, जहां जमीनी विवाद में एक ही परिवार के दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है, जिसमें वृद्ध पर चाकू से हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया और साथ ही इस पूरे हमले में कुल 6 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। पीड़िता ने पुलिस को आरोप लगाते हुए कहा है कि हमने पुलिस से मामले की शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिसका अंजाम आज हमें भुगतना पड़ा। तो पुलिस और बदमाशों के बीच यहां मुठभेड़ देखने को मिली है। पूरा मामला आपको बता दें, अलीनगर थाना क्षेत्र के बिलडरी गांव के पास नेशनल हाईवे 2 का मुठभेड़ के दौरान पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई में राजीव सिंह नाम के एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घायल बदमाश सहित इस दौरान 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के पास से 4 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में अब जुटी हुई है। तो खबर फिरोजाबाद से, जहां गांव पहाड़पुर में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण ने रोड जाम किया और जमकर यहां पथराव भी किया गया। रोडवेज सहित कई वाहनों के यहां शीशे भी तोड़े गए। तोड़फोड़ की घटना को सुलझाने पहुंची पुलिस पर भी ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। बताते चले आपको, इस पूरे हमले में कई पुलिस वालों की गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर है। यूपी के फिरोजाबाद का ये पूरा मामला है। फिरोजाबाद के गांव पहाड़पुर में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों में जमकर प्रदर्शन किया गया है। ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पुलिस की जिप्सी है। पूरे मामले को पुलिस शांत करवाने के लिए पहुंचा था, लेकिन ग्रामीण इतने आक्रोश में थे कि ग्रामीणों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता देवेश कुशवाहा जुड़ गए हैं। देवेश, पानी की समस्या को लेकर ये पूरा हमला किया गया है, पुलिस वालों पर भी पथराव हुआ है, उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़े गए, जैसे कि तस्वीरों में देखा जा रहा है। और ज्यादा जानकारी बताएं देवेश। सभी मैं आपको बताऊं, फिरोजाबाद के टोड़वा क्षेत्र नायकी में ये पानी की समस्या को लेकर कल विवाद हुआ था, जिसको लेकर ग्राम के लोगों ने एक पथराव किया था और लगातार उसके चीजें तोड़े। उसके बाद पुलिस मौके पर जब पहुंची तो पुलिस पर भी पथराव किया गया। मामले को शांत करा लिया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। जी मैडम, कई पुलिस वाले जो है घायल हुए हैं। उसके बाद एसएसपी साहब का अजय कुमार पांडे जी के कड़े निर्देश है कि जो फुटेज में जिनके केस आया है उनको जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो। बिल्कुल देवेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो गोंडा में वजीरगंज थाना क्षेत्र के टिकरी गांव में देर रात संदिग्ध हालत में हुए सिलेंडर विस्फोट में पूरा इलाका दहल उठा। बता दें आपको कि विस्फोट के चलते 2 मकान पूरी तरीके से धराशायी हो गए और 15 लोग मलबे में दब गए। विस्फोट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में दबे हुए लोगों को बाहर निकाला, लेकिन बताते चले आपको इस दौरान कि मलबे में दबकर 8 लोगों की मौत तब तक हो चुकी थी, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
मृतकों की अगर हम बात करें तो मृतकों में 2 महिलाएं सहित 2 बच्चे शामिल हैं। विस्फोट की सूचना पर देवी पाटन राज्य के आईजी डॉक्टर राकेश सिंह और एसपी संतोष मिश्रा भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। एसपी की देखरेख में करीब 6 घंटे तक चले राहत और बचाव कार्य के बाद प्रभावित लोगों को बाहर निकाला जा सका। पुलिस के मुताबिक खाना बनाते समय हुए सिलेंडर विस्फोट के चलते ये भयानक हादसा हो गया। मौके पर पहुंचे राहत और बचाव कार्य करते हुए मलबे में दबे हुए लोगों को बाहर निकाल लिया गया। कुल इसमें 8 लोगों की मौत हुई है और 7 लोग घायल हुए हैं। यूपी के गोंडा के अंदर सिलेंडर विस्फोट के कारण 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सिलेंडर विस्फोट के कारण 2 घर धराशायी हो गए। कुल इसमें 15 लोग मलबे में दब गए थे। हालांकि 8 लोगों की मलबे में दबने के कारण मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, सभी मृतक के शवों को भी बाहर निकाला गया और जो इसमें 7 लोग घायल थे उन सभी घायलों को पास के ही एक जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बाटला फट गया कि का हुई वो अल्लाह बेहतर जाने। कितने लोग घायल हुए और कहाँ है वो? साहब अब 3 लोग तो लड़के ही बचे हैं, हम घायल हैं। हाँ। और लोग भी हैं? और लोग तो सही है साहब, वहीं हॉस्पिटल में। कहाँ पे? नवाबगंज। कोई हताहत भी हुई है? बस साहब हमें कुछ पता नहीं, हमें नहीं बच्चन का लेके भाग गया है। अच्छा, ये बच्चे सीरियस हैं, बचाओ साहब कोनो में। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चन का लेके आया ना साहब। जो 112 पे हमें सूचना प्राप्त हुई है, सिलेंडर ब्लास्ट के बाद में मकान की छत गिरना बताया गया है। हमने बाकी टीमों फॉरेंसिक इत्यादि को भी यहाँ पे बुला लिया है। बाकी जांच भी हमारी चलेगी। प्रायोरिटी हमारी राहत बचाव कार्य की है, वो लोग उसमें हम लोग लगे हुए हैं। तो खबर मेरठ से, जहां मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के सैनिक विहार बी कॉलोनी में एक निजी स्कूल में शिक्षिका अनुप्रिया ने फांसी लगाकर जान दे दी है। बताया जा रहा है कि मौत की वजह ससुराल में हो रहे उत्पीड़न था। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मायके पक्ष वालों का कहना है कि इस पूरे घटना की वजह कहीं ना कहीं ससुराल वालों की वजह से ही हुई। फिलहाल पुलिस ने शिक्षिका के पति को भी हिरासत में ले लिया। तो ये पूरा मामला यूपी के मेरठ से, जहां पर विहार बी कॉलोनी में एक निजी स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मौत की वजह ससुराल में हो रहे उत्पीड़न को बताया गया। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतक शिक्षिका के पति को हिरासत में लिया है। मायके पक्ष वालों की तरफ से तहरीर दी गई थी। तहरीर के बाद पति के ऊपर कार्रवाई की गई। तो शहर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन रमई पट्टी मार्ग पर कलेक्टर के पास मंगलवार की रात बाइक सवार बदमाशों ने सिंचाई विभाग के वाहन चालक मूलचंद पाल की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। वारदात की भनक लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। खून से लथपथ मूलचंद को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। ये शहर में रमई पट्टी बाज़ार में आज लगभग 9:30 बजे एक व्यक्ति की गोली मार दी गई और उसको अस्पताल में लाया गया। अस्पताल में लाकर जब लाया गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसका नाम हम लोग के जानकारी में आया है। उसका नाम मूलचंद पाल है और वो सिंचाई विभाग में ड्राइवर पद पर कार्यरत है। तो मुरादाबाद में भाजपा विधायक रितेश गुप्ता ने मुरादाबाद के एएससी-एमओ के भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुरादाबाद शहर से विधायक रितेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा और उस पत्र में एएससी-एमओ के भ्रष्टाचार की पोल भी खोली। अप्रशिक्षित चिकित्सकों और अल्ट्रासाउंड सेंटरों से अवैध वसूली के संगीन आरोप लगाए गए। विधायक ने पत्र में डॉक्टर प्रेमी की अवैध वसूली को लेकर भी बात कही गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और प्रमुख सचिव से डॉक्टर प्रेमी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई है।
तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे यूपी के नोएडा की, जहां गाजियाबाद में बने नशा मुक्ति केंद्र पर एक 24 वर्षीय युवक का नशा छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र में उसे भर्ती कराया गया था। वहां पर युवक के साथ इलाज के नाम पर मारपीट की गई। युवक का एक पैर भी इस मारपीट में फ्रैक्चर हो गया है। जब परिजनों को इसकी जानकारी मिली तो परिजनों ने पुलिस को इस पूरे मामले में तहरीर भी दी। परिजनों का कहना है कि लगातार पुलिस और जो नशा मुक्ति केंद्र का संचालक है उनके द्वारा घर पर लोग भेजे जा रहे हैं और केस वापस लेने के लिए परिजनों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। तो इलाज के नाम पर युवक के साथ मारपीट, नशा मुक्ति केंद्र में एक 24 वर्षीय युवक को भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के नाम पर युवक के साथ मारपीट की गई। जब इस बात की सूचना युवक के परिजनों को मिली तो युवक के परिजन केंद्र में पहुंचे। पूरे मामले की जानकारी पुलिस वालों को दी गई, लेकिन उल्टा पुलिस अब केस वापस लेने को लेकर दबाव बना रही है। परिजनों ने पुलिस और नशा मुक्ति केंद्र के संचालक के बीच में साठगांठ का कहीं ना कहीं आरोप लगाया। साठगांठ के चलते अब पुलिस वाले और नशा मुक्ति केंद्र के संचालक पीड़ित परिवार पर केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। आपके बच्चे के साथ में क्या वारदात हुई है? मेरे बच्चे को 19 तारीख को ये गया, मैं भेजा था। मैं इंसानियत है, मेरे से पैसा मांगा, मैंने भेजा बच्चे को। मेरे बच्चा खाना नहीं खाया, मेरे बच्चे को पाँव तोड़ दिया 5 आदमी से मिलके। मैं तो नाम नहीं जानती और मैं कुछ नहीं जानती। मैं फिर भी मैं बच्चे का फ़ोटो मांगा, उसने फ़ोटो भेज दिया। फिर भी नहीं जाना कि मेरे बच्चे का पाँव टूटा हुआ है। होते 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 19 मार्च से ले। क्या नाम है आपका? मोहन कुमार। क्या वारदात हुई आपके साथ? जी सर, नशा मुक्ति केंद्र में गए थे तो वहाँ पे मुझे खाना खाने के कारण 5 आदमी लटा करके मारा। आपको नशा मुक्ति केंद्र में क्यों ले जाया गया था? क्योंकि मैं नशा कर किया था, इस वजह से नशा करता था और 2 दिन पहले ही छोड़ दिया था। मैंने उसको बताया कि गुरुजी मैंने 2 दिन पहले ही छोड़ रखा, गाड़ी में ही बता दिया था उसको, लेकिन वो लोग माने नहीं और ले गए। कौन नहीं माना? तो अगली खबर भी नोएडा से ही, जहां नोएडा के कमिश्नर ने पुलिस के परिवार वालों से बातचीत कर सभी से वैक्सीन लगाने की अपील की है। ग्रेटर नोएडा पुलिस और पुलिस के परिवार के लिए वैक्सीन लगवाने के लिए एक ग्रेटर नोएडा में सेंटर भी बनाया गया। नोएडा में वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की गई, जहां सेंटर पर नोएडा के कमिश्नर आलोक सिंह पहुंचे। तो ग्रेटर नोएडा के अंदर अब पुलिस वालों के परिजनों को वैक्सीन लगाया जाएगा और इसी को देखते हुए एक वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की गई है। नोएडा के पुलिस कमिश्नर यानी आलोक सिंह, इन्होंने इस पूरे केंद्र का निरीक्षण किया और जो पुलिस के परिजन थे, पुलिस वालों के परिवार वाले थे, उन सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण ड्यूटी करने के दौरान कई पुलिस वाले संक्रमित हुए और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि पुलिस वाले संक्रमित हुए हैं और पुलिस वालों के संपर्क में आने की वजह से उनके परिजन भी संक्रमित हो सकते हैं, ये संक्रमित होने से बचे। इन सभी को चीज़ों को देखते हुए ग्रेटर नोएडा के अंदर पुलिस वालों के परिवार वालों के लिए एक वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की गई। ग्रेटर नोएडा के अंदर अब पुलिस के परिवार वालों को वैक्सीन लगाया जाएगा और इस सराहनीय कार्य की शुरुआत ग्रेटर नोएडा में की गई है। इस वैक्सीनेशन सेंटर पर ग्रेटर नोएडा के कमिश्नर आलोक सिंह मौजूद रहे हैं। आलोक सिंह के अलावा भी कई बड़े अधिकारी इस वैक्सीनेशन सेंटर पर उपस्थित दिखे। तो अगली खबर रामपुर से, जहां रामपुर में शराबी पति का एक शर्मनाक करतूत सामने आया है। नशे के धुत में पति ने देर रात अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट में लोहे की कील डाल दी, जिसके बाद पत्नी ने अपने ससुरालियों को इस बारे में जानकारी दी, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया। दर्द के चलते पीड़िता कहराती रही। इसके बाद पीड़िता को दर्द की दवा दिलाई गई।
बाद में पीड़िता ने पुलिस में शिकायत की तो पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए पीड़िता का मेडिकल करवाया। पुलिस के अनुसार महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने मेडिकल करवाया है और महिला ने तहरीर देकर पति द्वारा कील लगाने की बात से इनकार कर दिया है। पुलिस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने की अब बात कर रही है। कहाँ रहती हैं आप? अच्छा, आप अस्पताल में आई हैं मेडिकल के लिए, क्या बात है? फिर मैंने सबको आवाज देंगे, कोई सुनता ही नहीं, मम्मी नहीं, पापा कोई भी नहीं सुन रहा था। ये लोग कह रहे मारना है तो मार दो, सारे छोड़ के भाग गई। तो सुबह आई थी। फिर सुबह आपने किसको बताया? थाना मेलक क्षेत्र में एक महिला के द्वारा शिकायत की गई, जिसकी संपूर्ण जांच से ये पाया गया कि पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था, जिसमें महिला के द्वारा शिकायत की गई थी। उसका मेडिकल कराया गया। बाद में महिला के द्वारा एक तहरीर दी गई थी कि उसका समझौता हो गया है। उसके द्वारा ये बताया गया कि उसके पति के द्वारा नहीं लगाया गया। संपूर्ण प्रकरण की जांच के द्वारा नहीं पाया गया कि यह पति पत्नी का विवाद है, जिसमें पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई है। खबर सुल्तानपुर से, जहां बनारस नेशनल हाईवे पर ट्रक और ट्रेलर की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई है। ट्रेलर ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिलाधिकारी सतीश चंद्र शुक्ला का कहना है कि बनारस की तरफ से आ रहे ट्रैक्टर ने लखनऊ की तरफ से जा रहे ट्रेलर में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें ट्रेलर ड्राइवर की जिला अस्पताल में मौत हो गई। ये थाना लमुआ के अंतर्गत भदैया के पास एक ट्रेलर और एक ट्रक में टक्कर हो गई थी, जिसमें एक व्यक्ति को जिला चिकित्सालय ले आया गया, उनकी मृत्यु हो गई। 2 लोग घायल हैं, उनका इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। जो भी इसमें विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है, उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। अन्य जो भी कार्रवाई है वो सुनिश्चित कराई जा रही है। सुबह दो पेशेंट मेरे पास 108 से आए, जिसमें एक पहले को देखा तो वो ब्रॉड डेड था और दूसरे वाले को मामूली चोटी थी, लेकिन पैर में फ्रैक्चर था उसको। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने उसको प्राथमिक उपचार करके लखनऊ रेफर कर दिया, क्योंकि उसका घर रायबरेली पड़ता था। अब बात करेंगे यूपी के चंदौली की, जहां पर थाना बलुआ पर पंजीकृत अपहरण का मुकदमा के आधार पर अपहृत होम्योपैथिक चिकित्सक की सकुशल बरामदगी और अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी के लिए लगातार साक्ष्य और अभिसूचना संकलन के दौरान मिली महत्वपूर्ण जानकारी के आधार पर पुलिस के विभिन्न थानों की संयुक्त टीम ने बिलाडी के पास कार सवार बदमाशों को घेराबंदी की, जिस पर पुलिस ने जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस की टीम पर ही फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस द्वारा दी गई जवाबी फायरिंग के दौरान बदमाश अरुण कुमार नाम के एक युवक के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने अपहृत होम्योपैथिक चिकित्सक को 36 घंटे में सकुशल बरामद कर लिया। फिलहाल पुलिस ने इस दौरान बदमाशों के पास से 40,50,000 बरामद किए और साथ ही 4 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया। लगभग 36 घंटे पहले थाना क्षेत्र बलुआ अंतर्गत एक घटना हुई थी, जिसमें एक जो डॉक्टर हैं, उनको होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनको कुछ व्यक्तियों के द्वारा अगवा कर लिया गया था। इस घटना पर थाना बलुआ में FIR दर्ज की गई तथा इस पर विवेचनात्मक कार्रवाई की गई। इस पर हमको यह सूत्र मिले कि तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।